किराए का पिता पार्ट 2। एक फोन जिसने दो जिंदगियां बदल दी। मनोहर लाल जी ने अखबार उठाकर देखा तो उसमें मोटे अक्षरों में लिखा था, आवश्यकता है एक ऐसे बुजुर्ग की जो कुछ दिनों के लिए पिता की भूमिका निभा सके। उचित मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करे। मनोहर लाल जी पहले तो मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा आजकल लोग भी न जाने कैसी कैसी बातें लिख देते हैं। लेकिन अगले ही पल उनका हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने विज्ञापन दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। अब उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उनकी आंखों में एक गहरी सोच उतर आई थी। वे बहुत देर तक उस छोटे से विज्ञापन को देखते रहे, मानो वह कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी किस्मत का अगला पन्ना हो। चाय की दुकान पर बैठे बैठे मनोहर लाल जी की निगाहें बार बार उसी विज्ञापन पर टिक जाती थी। उन्होंने एक बार फिर उसे ध्यान से पढ़ा। एक ऐसे बुजुर्ग की आवश्यकता है जो कुछ समय के लिए पिता की भूमिका निभा सके। उचित मानदेय दिया जाएगा। नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा था। उन्होंने अखबार मोड़ा, फिर खोला। दो तीन बार नंबर पढ़ा। उनके मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। क्या कोई सचमुच किसी पिता को किराए पर बुला सकता है? अगले ही पल उन्होंने स्वयं को टोक दिया। जब अपने ही पिता को लोग बोझ समझने लगे, तब शायद किराए पर पिता ढूंढने वाले भी मिल ही जाते हैं। वे हल्की सी मुस्कान के साथ उठे। पास ही एक जन सुविधा केंद्र था, जहां मोबाइल रिचार्ज और फोन की सुविधा भी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पर दुकान वाले लड़के ने विज्ञापन का नंबर लिख दिया था। उन्होंने नंबर मिलाया। घंटी बजने लगी। एक दो तीन। कुछ क्षण बाद उधर से एक शांत और विनम्र आवाज सुनाई दी। हेलो, नमस्कार बेटा, मैं अखबार में छपा आपका विज्ञापन पढ़ रहा था। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर युवक ने पूछा, जी आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मनोहर लाल जडेजा है। उम्र 70 वर्ष है। फिर कुछ क्षण रुककर वे मुस्कुराए। और शायद अब मैं वही इंसान हूँ जिसकी आपको तलाश है। युवक ने तुरंत अगला प्रश्न नहीं पूछा, जैसे वह उनके शब्दों के पीछे छिपा दर्द समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने बहुत आदर से कहा, अंकल, अगर आपको कोई असुविधा ना हो तो क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? कहाँ बेटा? पिपलोद। मैं अपना पता भेज देता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। फोन कट गया। मनोहर लाल जी ने जेब में रखे बचे हुए पैसों को फिर गिना। किराए के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और शहर की बस में बैठ गए। बस की खिड़की से बाहर भागती सड़कें उन्हें अपनी ही जिंदगी जैसी लगी। कभी रफ्तार, कभी ठहराव, कभी भीड़, कभी अकेलापन। करीब 40 मिनट बाद बस पीपलोद पहुंची। बस स्टॉप पर उतरते ही उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। लगभग 30-32 वर्ष की उम्र, सफेद शर्ट, नीली पैंट और चेहरे पर हल्की सी बेचैनी। वह हर उतरते बुजुर्ग को ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी अपने का इंतजार कर रहा। मनोहर लाल जी उसके पास पहुंचे। बेटा, क्या तुम पारस हो? युवक तुरंत उनकी ओर मुड़ा। जी। और आप? मनोहर लाल अंकल। हाँ बेटा। पारस ने बिना किसी औपचारिकता के आगे बढ़कर उनके हाथ से थैला ले लिया। आइए। उस एक शब्द में इतना अपनापन था कि मनोहर लाल जी कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उनका सामान कब उठाया था। दोनों पास ही एक छोटे से कैफे में जाकर बैठ गए। वेटर पानी रख गया, लेकिन दोनों में से किसी ने गिलास तक नहीं उठाया। आखिर मनोहर लाल जी ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं?
जी अंकल, तुम्हें पिता किराए पर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पारस ने गहरी सांस ली। उसने कुछ क्षण सिर झुकाए रखा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मनोहर लाल जी चुपचाप सुनते रहे। मैं बहुत छोटा था जब मम्मी पापा एक सड़क दुर्घटना में चले गए। उसके बाद मेरा बचपन अनाथालय में बीता। लोग त्योहारों पर अपने घर जाते थे, मैं वहीं रह जाता था। स्कूल में फादर्स डे मनाया जाता था। बाकी बच्चों के पापा आते थे और मैं लाइब्रेरी में छिपकर बैठ जाता था। उसकी आवाज भर्रा गई। अंकल, सच कहूं, मेरी अब तक की जिंदगी में कभी किसी ने मुझे बेटा कहकर नहीं बुलाया। मनोहर लाल जी की उंगलियां अनायास ही आगे बढ़ी। उन्होंने पारस के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वह स्पर्श बहुत साधारण था, लेकिन पारस के लिए वह वर्षों से खाली पड़े एक रिश्ते की पहली धड़कन थी। कुछ क्षण तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर पारस ने संभलते हुए कहा, मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता हूँ। भगवान की कृपा से अच्छी नौकरी है, अपना घर है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक परिवार की। और उसी परिवार का सपना मुझे अपूर्वा ने दिखाया। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर थी। यही है अपूर्वा। मनोहर लाल जी तस्वीर देखकर मुस्कुरा दिए। बहुत संस्कारी लग रही है भी अंकल, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां परिवार हो, बुजुर्ग हो, रिश्तों की जड़ें हों। और मेरे पास, फिर वह रुक गया। मेरे पास सिर्फ मेरा अकेलापन है। मनोहर लाल जी ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। उन्हें लगा यह लड़का झूठा नहीं है। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं खरीदना चाहता, ये सचमुच एक पिता की छाया ढूंढ रहा है। पारस ने धीरे से कहा, अंकल, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं आपको हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। मनोहर लाल जी हल्के से मुस्कुराए। बेटा, रुपयों की बात बाद में करेंगे। पहले मुझे यह बताओ, अगर मैं तुम्हारा पिता बन गया तो क्या सिर्फ लोगों के सामने बनूंगा या घर के अंदर भी मुझे उतना ही सम्मान दोगे? यह प्रश्न सुनकर पारस अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आई थी। उसने झुककर मनोहर लाल जी के चरण छू लिए। कंपित स्वर में बोला, अंकल, अगर आपने मुझे अपना बेटा मान लिया तो यह रिश्ता किसी किराए का नहीं रहेगा। मेरे लिए वह हमेशा सच्चा होगा। मनोहर लाल जी की पलकों पर नमी उतर आई। उन्होंने दोनों हाथों से पारस को उठाया और पहली बार पूरे अपनत्व के साथ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा खुश रहो बेटा। शायद कई वर्षों बाद उनके मुंह से निकला यह शब्द दो टूटे हुए दिलों के बीच एक नए रिश्ते की पहली नींव बन चुका था। कैफे से निकलते समय पारस ने सहज भाव से मनोहर लाल जी का थैला अपने कंधे पर टांग लिया। मनोहर लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, रहने दो, इतना सा थैला मैं खुद उठा सकता हूँ। पारस ने हंसते हुए उत्तर दिया, थैला भारी नहीं है अंकल, लेकिन अगर बेटा अपने पिता का सामान भी न उठाए तो फिर बेटा होने का क्या मतलब? यह सुनकर मनोहर लाल जी कुछ क्षण उसे देखते रह गए। उनके मन में एक टीस भी उठी। जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी बोझ उठाया, उसने कभी यह नहीं कहा। और यह लड़का जिसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ। वे चुपचाप पारस के साथ चल पड़े। कुछ ही देर में
कार एक सुंदर, शांत और व्यवस्थित कॉलोनी में बने 2 मंजिला मकान के सामने आकर रुकी। लोहे के गेट पर पीतल की नेम प्लेट लगी थी, पारस मेहता। मनोहर लाल जी ने घर को देखा। घर बड़ा था, लेकिन उसमें दिखावे से ज्यादा सादगी थी। अंदर प्रवेश करते ही उनकी नजर सबसे पहले दीवार पर लगी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर पर गई। उसके नीचे रोज जलने वाले दीपक के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, घर की पहचान उसकी दीवारों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तभी रसोई से लगभग 50 वर्ष की एक महिला बाहर आई। बेटा, आ गए? पारस ने मुस्कुराकर कहा। हाँ कमला काकी, और ये है मनोहर लाल अंकल। कमला काकी ने बिना किसी औपचारिकता के हाथ जोड़ दिए। प्रणाम बाबूजी। मनोहर लाल जी ने भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। पारस ने बताया, काकी पिछले 10 साल से मेरे साथ हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन सच कहूं तो इन्होंने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। कमला काकी ने तुरंत टोका, बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत करो। पहले बाबूजी को हाथ मुंह धुलवाओ, सफर करके आए हैं। उनकी आत्मीयता देखकर मनोहर लाल जी के चेहरे पर परसों बाद सच्ची मुस्कान आई। कुछ देर बाद सभी साथ बैठकर भोजन करने लगे। थाली में गरम फुलके, मूंग की दाल, लौकी की सब्जी और ताजा दही रखा गया। मनोहर लाल जी ने पहला कौर मुंह में रखा। उनकी आंखें अनायास भर आई। कमला काकी घबरा गई। अरे, क्या सब्जी में नमक ज्यादा हो गया? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं बहन, असल में कई वर्षों बाद किसी ने यह पूछकर खाना खिलाया है कि और रोटी लूंगा या नहीं। कमला काकी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने बिना कुछ कहे उनकी थाली में एक गरम फुलका और रख दिया। भोजन के बाद पारस उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले गया। कमरा सादा, साफ और हवादार था। खिड़की से दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे थे। पलंग के पास पानी का जग, दवाइयों के लिए छोटी मेज और अलमारी पहले से सजा दी गई थी। पारस ने संकोच से कहा, अंकल, अगर आपको यह कमरा पसंद न आए तो हम बदल देंगे। मनोहर लाल जी धीरे धीरे कमरे में घूमे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, आदमी को कमरा नहीं चाहिए होता, उसे सम्मान चाहिए। वह तो तुमने मुझे दरवाजे पर ही दे दिया। पारस की आंखें झुक गई। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। पारस समझ गया, लगता है अपूर्वा आ गई। कुछ क्षण बाद एक सादे हल्के नीले सूट में अपूर्वा कमरे में आई। उसने भीतर आते ही बिना किसी झिझक के मनोहर लाल जी के चरण छू लिए। प्रणाम पापा जी। पापा जी, यह शब्द सुनते ही मनोहर लाल जी जैसे ठिठक गए। कई वर्षों से उन्होंने यह संबोधन नहीं सुना था। उन्होंने कांपते हाथों से अपूर्वा के सिर पर हाथ रखा। सदा सुखी रहो बेटी। अपूर्वा मुस्कुराई। पारस ने आपके बारे में सब बताया। मनोहर लाल जी थोड़ा असहज हुए। सब? हाँ, यह भी कि आपने आने से पहले एक ही बात पूछी थी, सम्मान मिलेगा या नहीं। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अपूर्वा ने धीमे स्वर में कहा, पापा जी, जिस इंसान ने जीवन भर सम्मान कमाया हो, उसे सम्मान देना कोई एहसान नहीं, हमारा सौभाग्य है। मनोहर लाल जी की पलकों पर नमी छलक आई। वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर बाद तीनों ड्राइंग रूम में बैठे। पारस ने कागज और पेन निकालते हुए कहा, अब थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। अपूर्वा मुस्कुराई। आज इंटरव्यू होगा। तीनों हंस पड़े। पारस ने पूछा, अगर पापा पूछे कि हमारा पैतृक गांव कौन सा है? मनोहर लाल जी तुरंत बोले, अरे, यह तो तुमने फोन पर बताया था। हाँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ। झूठे कहेंगे। इतना कहते ही वे खुद हंस पड़े। कमरे का माहौल एकदम हल्का हो गया। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बीच बीच में बात रिहर्सल से निकलकर
जीवन तक पहुंच जाती। अपूर्वा ने अचानक पूछा, पापा जी, अगर सच में आपका एक और बेटा होता तो क्या आप उसे भी उतना ही प्यार करते? मनोहर लाल जी ने बिना सोचे उत्तर दिया, बेटी, पिता के दिल में बच्चों के लिए अलग अलग हिस्से नहीं होते, दिल एक ही होता है, बस उसमें जगह बढ़ती जाती है। यह सुनकर पारस की आंखें भर आई। उसने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मनोहर लाल जी समझ गए। उन्होंने बात बदलने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, चलो, अब इतनी भावुक बातें बहुत हो गई, नहीं तो रिहर्सल से पहले ही हम तीनों रो पड़ेंगे। तीनों हंस तो दिए, लेकिन उस हंसी के पीछे तीनों की आंखों में नमी थी। शाम ढल चुकी थी। खिड़की से आती सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। मनोहर लाल जी ने एक नजर पारस और अपूर्वा पर डाली। मन ही मन बोले, हे प्रभु, रिश्ते खून से बनते होंगे, लेकिन अपनापन शायद दिल से ही जन्म लेता है। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस रिश्ते को वे अभी तक केवल एक जिम्मेदारी समझ रहे थे, वह बहुत जल्द उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा रिश्ता बन जाएगा। रविवार की सुबह थी। पारस बार बार घड़ी देख रहा था। कभी अपनी शर्ट ठीक करता, कभी कार की चाबी उठाकर फिर रख देता। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उधर मनोहर लाल जी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सफेद रंग का सादा कुर्ता पाजामा पहना, बालों में हल्का सा तेल लगाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने पारस की ओर देखा। डर लग रहा है बेटा? पारस हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूं पापा, बहुत। पहली बार उसने उन्हें सहजता से पापा कहा था। मनोहर लाल जी के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिस रिश्ते की नींव प्रेम पर रखी, उसका साथ भगवान भी देते हैं। तभी अपूर्वा का फोन आया। मैं घर पहुंच गई हूँ। पापा और मम्मी आपका इंतजार कर रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद कार घुड़दौड़ रोड स्थित रघुवीर जी के घर के सामने आकर रुकी। बड़ा सा बंगला, साफ सुथरा लॉन, दरवाजे पर खिले रंग बिरंगे फूल और भीतर एक अनुशासित सन्नाटा। नौकर उन्हें आदरपूर्वक ड्राइंग रूम तक ले गया। कुछ ही क्षण बाद रघुवीर जी अपनी पत्नी के साथ अंदर आए। करीब 65 वर्ष की आयु, गंभीर चेहरा और तेज निगाहें। उन्होंने पहले पारस की ओर देखा, फिर मनोहर लाल जी की ओर। मुस्कुराकर बोले, स्वागत है। मनोहर लाल जी ने भी हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। चाय और नाश्ता आ गया। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई। रघुवीर जी ने पारस की नौकरी, कार्य क्षेत्र और भविष्य की योजनाओं के बारे में कई प्रश्न पूछे। पारस ने हर प्रश्न का शांतिपूर्वक उत्तर दिया। फिर रघुवीर जी की नजर मनोहर लाल जी पर टिक गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मनोहर लाल जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जरूर। आप अपने बेटे की सबसे बड़ी अच्छाई क्या मानते हैं? यह प्रश्न रिहर्सल में नहीं था। पारस एक पल के लिए घबरा गया। उसने चोरी छिपे मनोहर लाल जी की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने बिना रुके उत्तर दिया, इसकी सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि इसे अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं हुआ। पारस हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। मनोहर लाल जी आगे बोले, जिस दिन बच्चे अपने माता पिता से ऊंचा सोचने लगते हैं, उसी दिन परिवार टूटने लगता है। और जिस दिन बच्चे अपनी सफलता का श्रेय अपने संस्कारों को देते हैं, उस दिन घर स्वर्ग बन जाता है। रघुवीर जी कुछ क्षण उन्हें देखते रहे, फिर मुस्कुराए। बहुत सुंदर विचार। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर कभी आपका बेटा कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो आप क्या करेंगे? इस बार मनोहर लाल जी के भीतर जैसे वर्षों पुरानी यादें जाग उठी। अनुज का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। धीरे से बोले, गलती करने वाले को डांटना आसान है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर फिर से खड़ा करना कठिन है। माता पिता का काम
न्यायाधीश बनना नहीं, सहारा बनना है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अपूर्वा की माँ ने पहली बार अपने पति की ओर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति केवल बातें नहीं कर रहा, जीवन बोल रहा है। कुछ देर बाद रघुवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आपने जीवन में बहुत अनुभव किए हैं। मनोहर लाल जी ने भी हल्की मुस्कान दी। अनुभव किताबें पढ़कर नहीं मिलते, उन्हें समय सिखाता है। रघुवीर जी अब पूरी तरह सहज हो चुके थे। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और बोले, आजकल अधिकतर लोग अपने बच्चों को संपत्ति देकर निश्चिंत हो जाते हैं। आपके अनुसार माता पिता की सबसे बड़ी विरासत क्या होनी चाहिए? यह प्रश्न सुनकर मनोहर लाल जी कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, ईमानदारी, संस्कार और दूसरों का सम्मान करना। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, मकान बिक सकता है, व्यापार डूब सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। यह कहते समय उनकी आवाज भर्रा गई। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि रघुवीर जी के चेहरे का कठोर भाव भी पिघलने लगा। उन्होंने आगे बढ़कर मनोहर लाल जी का हाथ थाम लिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज समझ आया कि पारस इतना सुलझा हुआ क्यों है। यह सुनते ही पारस की पलकों पर नमी उतर आई। उसे लगा जिस पिता का अभिनय करने के लिए उसने मनोहर लाल जी को बुलाया था, वे अनजाने में सचमुच उसके पिता बन चुके हैं। कुछ देर बाद अपूर्वा की माँ ने मुस्कुराकर कहा, रघुवीर जी, मुझे तो लड़का भी पसंद है और उसके पिताजी भी। सब हल्के से मुस्कुरा दिए। रघुवीर जी उठे। उन्होंने पारस के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर अपूर्वा भी तैयार है तो मेरी ओर से इस रिश्ते के लिए हाँ है। इतना सुनते ही अपूर्वा की आंखें खुशी से छलक उठी। उसने चोरी से मनोहर लाल जी की ओर देखा। मनोहर लाल जी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। घर से बाहर निकलते समय अपूर्वा ने धीरे से उनके पास आकर कहा, पापा जी, आज आपने केवल मेरे पापा का विश्वास ही नहीं जीता, आपने मुझे भी एक पिता का स्नेह दिया है। मनोहर लाल जी ने उसकी ओर देखा। कई वर्षों बाद उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें कोई दर्द नहीं था। उन्हें लगा ईश्वर ने उनसे सब कुछ लेकर भी शायद उन्हें फिर से एक परिवार देने का निर्णय कर लिया है। लेकिन भाग्य अभी उनकी और परीक्षा लेने वाला था। उनकी अंतिम परीक्षा लेना बाकी था। उन्हें नहीं पता था कि शादी के दिन अतीत का एक ऐसा चेहरा उनके सामने आने वाला है। रघुवीर जी की सहमति मिलते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सगाई की तारीख तय हो गई और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। पारस का घर, जो पहले शांत और सूना रहता था, अब हर दिन नई रौनक से भरने लगा। कभी शादी के कार्ड के नमूने आते, कभी कपड़ों की नाप ली जाती, तो कभी सजावट वाले अपनी योजनाएं समझाने पहुंच जाते। इन सब के बीच सबसे अधिक व्यस्त अगर कोई था तो वह थे मनोहर लाल जी। लेकिन यह व्यस्तता किसी मजबूरी की नहीं, अपनेपन की थी। वे सुबह सबसे पहले उठते, पूजा करते, फिर कमला काकी के साथ बैठकर दिन भर की सूची बनाते। आज मिठाई वाले से बात करनी है, कल मेहमानों के कमरों की सफाई करवा देना, बारातियों के लिए पीने के पानी की अलग व्यवस्था रखनी चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातों में वर्षों का अनुभव झलकता था। पारस अक्सर मुस्कुराकर कहता, पापा, अगर आप न होते तो मैं आधे काम तो भूल ही जाता। मनोहर लाल जी हंसकर जवाब देते, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बेटा, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। यह कहते कहते
वे एक पल के लिए रुक जाते, फिर मन ही मन सोचते, अब यह परिवार मेरा भी तो है। एक दिन पारस ऑफिस चला गया था। अपूर्वा शादी के कार्ड लेकर आई। ड्राइंग रूम में बैठकर वह कार्डों पर नाम की सूची बना रही थी। मनोहर लाल जी भी वहीं बैठे थे। अचानक अपूर्वा ने पूछा, पापा जी, अगर मालती माँ आज होती तो मेरी शादी की तैयारी कैसे करती?